उस घटना से जुड़ी हुई एक स्टोरी बना। ये रहा बेटा उत्तरवर्ती क्षेत्र, हम कह सकते हैं उस समय के नगर। नगर ये रहा। प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई स्पेशली अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर और बोर्ड परीक्षा को लेकर बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही है। इसी पढ़ाई में और मजबूती देने के लिए मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक और बेहतरीन क्लास। आज की क्लास बेटा कक्षा 12वीं के इतिहास विषय। इतिहास विषय में बेटा आज हम पढ़ेंगे ईंट, मनके और अस्थियां। अधिकांश बच्चों के मन में एक धारणा बनी हुई कि सर इतिहास विषय ना काफी कठिन विषय है, इसे समझना बहुत कठिन है। यहाँ जो दिनांक, जो समय, जो डेट होती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतिहास ना बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज रीजन ये है कि हम इतिहास को पढ़ने से पहले ही इतिहास पर एक पूर्व धारणा बना चुके हैं कि इतिहास बहुत बड़ा है ना। जबकि हमें करना क्या है बेटा, हमें ना केवल एक फंडे पर काम करना है, और वो फंडा ये है कि जब भी बात इतिहास की करी जाए, जब भी बात बेटा हिस्ट्री मतलब इतिहास की करी जाए ना, जब भी बात इसकी की जाए तो सबसे पहला काम होता है बेटा, जब भी बात इतिहास की जाए तो पहला काम होता है कि इतिहास में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मानिए जैसे ईंट, मन की अस्थियां हम पढ़ रहे हैं, तो इसे हम किस पोर्शन में रखते हैं? तो बेटा इसे हम रखते हैं प्राचीन इतिहास। कहाँ रखेंगे बच्चा? प्राचीन इतिहास में। ठीक है। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, जो कि सभी बच्चों को होती है, सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसी थी, ये सभी को पता है, ये नहीं बताया जाता। अब प्रश्न ये है, कुछ प्रश्न हम लोगों के मन में होने चाहिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यता हड़प्पा के बाद में क्यों नहीं बनी? कोई नगरीय सभ्यता आज से 5,000 साल पहले कैसे बनी? क्यों, कैसे, कब? ये क्वेश्चन हम लोगों के मन में होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम क्यों, कैसे, कब को समझेंगे ना, तो हो सकता नहीं है, डेफिनेटली होगा कि हम उस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके पढ़ें। और जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम अच्छी जानकारी वहां से ऑब्जर्व कर। पहला पॉइंट तो ये है। चलिए सर, मान लिया, आपने बताया, मैंने मान लिया। पर अब सर एक और प्रॉब्लम है, अगर कहीं हमें कोई युद्ध पढ़ना है, अब युद्ध में हम कहाँ डेप्थ में जाएंगे सर? वो तो जब होना है तभी होगा, है ना? तो बेटा वहां भी है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जो भी युद्ध या जो भी घटना आप पढ़े, है ना, देखो यहाँ तो एक पूरा कल्चर पढ़ रहे हैं आप, संस्कृति पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत वास्ट है। तो आप ना डेप्थ में जा सकते हैं। अब एक घटना पढ़नी है आपको, तो उसकी डेट याद रखनी होगी। करना क्या है, आपको उस घटना से जुड़ी हुई एक स्टोरी बना। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोरी सही होनी चाहिए, स्टोरी आपको अपने लिए बनानी है। एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करिए आप, जिससे जब कभी भी किसी भी इंसिडेंट को, लाइक मानिए प्राचीन भारत में ही आपको ना बौद्ध संगतियां पढ़, क्या पढ़नी है बेटा? बौद्ध संगति पढ़। अब आपको बौद्ध संगति याद नहीं आ रही, आपने एक स्टोरी बना दी बौद्ध संगतियों से जुड़ी हुई, सारे राजा लिए कि राजा घूमने जा रहा था, वहां महात्मा बुद्ध मिले, ऐसा वैसा कुछ भी जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट कर ली। अब उस स्टोरी का लाभ क्या मिलेगा बेटा आपको? उस स्टोरी का लाभ ये मिलेगा कि वो स्टोरी आपके खुद के दिमाग की उपज है, तो आपको याद रहेगी। समझ रहे हैं ना आप? और जब भी बात बौद्ध संगति की होगी, तो आप फैक्ट याद नहीं करेंगे, आप फैक्ट के पीछे नहीं जाएंगे, आप अपनी उस स्टोरी को एक बार फिर से दिमाग में घुमाएंगे, और जैसे ही स्टोरी घूमेगी, आपको सारी चीजें जैसे की तैसी याद आ ही जाएंगी। समझ रहे हैं? तो इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को जानने के लिए इसे कहानी नुमा बनाना हो। समझ रहे हैं? जब इसे आप कहानी नुमा बनाएंगे, क्या होता है, देखो बेटा, ह्यूमन नेचर ऐसा है
ह्यूमन नेचर में ना चीजें तब समझ आती हैं जब दिमाग को ये सिग्नल मिले कि जो पढ़ रहा हूं ना वो सरल है। पॉइंट समझ रहे हैं ना आप? जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की, मानिए आप लोगों को मैथ से डर लग रहा हो, मैथ वाले सर जैसे ही क्लासरूम में आए ना, वैसे ही आप लोगों की हालत पतली। अब आपकी पढ़ाई में जो चीजें आपको एक बार में समझ आनी थी, वो आपका दिमाग आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देगा और आपको समझ नहीं आए। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्या है बेस्ट ऑप्शन? आप अपने सब्जेक्ट को इजी करें। अब इजी कैसे करेंगे? इजी करेंगे वहां स्टोरी मेकिंग करके, स्टोरी बना के। समझ रहे हैं? चलिए, तो आगे से जब भी आपको इतिहास पढ़ना है, एक स्टोरी बनाइए उस कॉन्सेप्ट की जिसे पढ़ना है, और आप आसानी से पढ़ पाए। चलिए फिर, आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बेटा ईंट मनके और अस्थियां, ये पढ़ना। और इसमें जो स्पेशली जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। एक सभ्यता है, अब यह सभ्यता कितने क्षेत्र तक रही है? ये अब ठीक है, क्योंकि वो कलर ना दिखाई नहीं दे रहा, ये सही। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्र में है, पहले ये पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी तो कितने क्षेत्र तक फैली हुई थी। सेकेंडरी हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी क्या है। पॉइंट समझिए, जब बात हड़प्पा सभ्यता की आती है ना, तो हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, और फिर हमें होती है तकलीफ। स्वाभाविक है होना है तकलीफ, अगर मैं पढ़ूंगा मुझे होगी तकलीफ। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, चलिए आपने मुझे पढ़ाया कि सर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2600 ईसा पूर्व से है, बिल्कुल है बेटा। और हड़प्पा सभ्यता ना सर एक नगरीय सभ्यता थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप ये बताइए कोई भी सभ्यता सीधे नगरीय हो सकती है? हाउ इट पॉसिबल, कैसे संभव है? नहीं है ना? फिर फिर ना कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। तो जो छूट रहा है, पहले वो क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा बेटा? हमें क्लियर करना होगा कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है ना बेटा, ये 2600 की सभ्यता तो नहीं। कब की नहीं है बेटा? 2600 बीसी की सभ्यता नहीं है। तो फिर क्या है सर? बेटा ये है पूर्ववर्ती हड़प्पा। कौन सी है बेटा? पूर्ववर्ती हड़प्पा। फिर है परिपक्व हड़प्पा, तब जाकर आएगी बेटा उत्तरवर्ती हड़प्पा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? पूर्ववर्ती हड़प्पा को हम पढ़ लेते हैं 6000 बीसी से 3000 या 2600 बीसी। फिर वो जो 2600 आएगा वो यहाँ आएगा बेटा, इससे 1900 बीसी तक। फिर 1900 से लेकर 1300 बीसी तक। अब याद क्या करना पड़ा? याद एक पॉइंट करना है बेटा। क्या करना है? कि सबसे पहले जो सभ्यता शुरू हुई ना, वो थी पूर्ववर्ती सभ्यता से। और पूर्ववर्ती थी तो ऑफिशियली बात है बेटा कि अगर कोई भी कल्चर शुरू हो रहा है ना, तो वो कल्चर पहले ग्रामीण ही होगा। होगा ना? तो वो पूर्ववर्ती कैसी होगी बेटा? ग्रामीण सभ्यता होगी। अब जब ग्रामीण सभ्यता को काफी समय तक आगे बढ़ाया, तो ये लोग ना डेवलप्ड हो चुके। अब इन्होंने एक और अपनी उसी सभ्यता को डेवलप्ड किया, जिसे हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। बेसिकली उसे बोलना चाहिए परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता मतलब ऐसी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो पहले भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले भी थी, पर वो थी पूर्ववर्ती। मतलब उस समय लोग ग्रामीण परिवेश में थे। कैसे परिवेश में थे बेटा? ग्रामीण परिवेश में थे। समझ रहे हैं ना? और अब जैसे ही परिपक्व की ओर जाएंगे, तो लोग ग्रामीण परिवेश के साथ साथ ही कहाँ पहुंच जाएंगे? नगरों की ओर पहुंच जाएंगे बेटा। कहाँ पहुंचेंगे बेटा? नगरों की ओर। और हम क्या पढ़ लेते हैं कि परिपक्व हड़प्पा जो है, वह है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता। अब क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब ग्रामीण, फिर परिपक्व, परिपक्व मतलब नगरीय। अब इसके बाद होता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब पतन का प्रमुख रीजन रहा क्या? नगर, प्राकृतिक दोहन।
तो प्राकृतिक दोहन के कारण जब पतन हुआ तो जो लोग बच गए उन्हें एक बात समझ आ गई, सॉरी, उन्हें एक बात समझ आ गई बेटा कि अगर हमने नगरों को नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं है जब अपने भाई बांधवों की तरह हम लोग भी सने सने धीमे धीमे समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह से एक नई एक नई सभ्यता हमें मिलती है जिसे हम पढ़ते हैं उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता, जो कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता। अब अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया ना, तो अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर हड़प्पा सभ्यता नगरीय कैसे बनी। ऐसे बनी सर। क्लियर है? आगे बढ़, आगे पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। सही बात है, इतनी बड़ी सभ्यता है तो इसकी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जरूर ही कुछ ना कुछ रहा हो। सामाजिक संरचना में या सोशल स्ट्रक्चर में क्या जातिगत भेदभाव या जातिगत व्यवस्था थी? आर्थिक या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या उस समय आर्थिक संरचना में मजबूत होने के लिए किन किन संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे? उन्हें पढ़ना होगा, है ना? तो इन्हें हम देखेंगे यहाँ। साथ ही साथ हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का बेटा पतन हुआ, यह भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अतीत को जोड़कर पूरी करने की कहानी और हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सत्ता। इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। मैं गारंटी देता हूं आज के बाद डेफिनेटली आप लोगों का इतिहास में ना मन लगने ही लगे। आप कहेंगे सर इतिहास तो ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो एक कारण होता है बेटा, अगर हम दिमाग में बिठा कर चलेंगे ना इतिहास कठिन है, तो सीधी सी बात है इतिहास कठिन है। पर अगर हम ये नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि इतिहास में बहुत सारी नॉलेज है जो कि हमें लेनी है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बाद में, पहले क्या है कि जो टॉपिक्स है उन्हें सीखना है, तो वो सीखेंगे हम। वैसे भी ना प्रीवियस ईयर से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-7 साल से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जब से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, लगभग 5 या 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो 90+ स्कोर करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब उन लोगों के लिए ये एक बड़ा प्रश्न है कि सर इतिहास में 90+। लास्ट ईयर तो जो बच्चा, जिस बच्ची ने टॉप किया था ना, उसके 97 थे। सोचिए आप, 97। प्रोजेक्ट में कुछ 1 या 2 नंबर माइनस, मतलब ओवरऑल पूरी थ्योरी में 1 या 2 नंबर। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें तब होंगी जब आपके दिमाग से इतिहास का डर निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं आज इतिहास का डर। हड़प्पा सभ्यता का वर्गीकरण मैं पीछे पढ़ा के आया हूं आपको। पहला नंबर है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे नाम दिया गया है पूर्ववर्ती। क्या नाम दिया गया बेटा? पूर्ववर्ती हड़प्पा। 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक रहा। एक और कंफ्यूजन होगी आप लोगों के दिमाग में कि सर ये बीसी क्या होता है, ये भी तो क्लियर कर दीजिए। तो चलिए इस बीसी को भी आज यहीं के यहीं खत्म करते हैं दोबारा, जिससे आपको बीसी में प्रॉब्लम ना हो, है ना? एडी बाद में करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी। तो फिलहाल हम केवल बीसी को समझ, है ना? जब एडी का नंबर आएगा तब एडी को समझे। देखिए आप लोगों ने सबने ना बचपन में ये लाइन पढ़ी, जिसे हम हिंदी में संख्या रेखा और इंग्लिश में इंटीजर लाइन बोल देते, है ना? अब मैं आपको इतिहास के साथ मैथ में भी लेके जा रहा हूँ। तो देखिए इस लाइन को यहाँ 0 रखा जाए, 0 के इस साइड जब हम जाएंगे तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। ऐसा ही होता है ना? पर जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी बेटा? नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव वैल्यू को कुछ इस तरह लिखा जाता है, -1, -2, -3, -4, -5। मतलब उल्टा लिखा जाता है ना? जबकि इसे कैसे लिखा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से लिखा जाता है। अब आप सपोज कर लिए ये 0 नहीं है, इस समय जन्म हुआ है किसका? ईसा मसीह। किसका जन्म हुआ है बेटा? ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, उनके जन्म के पहले की
जितनी डेटेड है, जितना भी समय है, वो सभी समय किस में आएगा बेटा? वीसी में। समझ रहे हैं? अब मानिए ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, 400 साल पहले एक बौद्ध संगति हुई, तो हमने बोल दिया सर 483 ईसा पूर्व मीन्स 483 बीसी पहली बौद्ध संगति। उनके जन्म के 383 वर्ष पहले हुआ, यानी 383 बीसी द्वितीय बौद्ध संगति। ऐसे करके हम बीसी को डिफाइन करते। क्लियर? एडी जब आएगा तो हम एडी पे बात करें। तो बढ़िए, आगे आगे देखते हैं। अब समझिए यहाँ क्या है, ये तो हो गई पूर्ववर्ती। इसके बाद आती है वर्तमान हड़प्पा, या जिसे हम लोगों ने कह रखा है परिपक्व हड़प्पा। क्लियर है? इनके बाद आती है उत्तरवर्ती हड़प्पा। क्या लिख रहे हैं सुनिए। उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 बीसी से 1300 बीसी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ही इस सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, और यह सभ्यता पूरी तरह से कैसी थी बेटा? ग्रामीण थी, पूरी तरह से ग्रामीण। ठीक है? रीजन पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी वह हो चुकी है खत्म। अब लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हमें लंबे समय तक इस धरती पर रहना है, अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने वंशजों को आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमें अपनी संस्कृति में कुछ परिवर्तन करना। क्या? कि हम जहां नगरीय थे वहां अब हमें क्या हो जाना है? ग्रामीण हो जाना है। ठीक है? और आप सभी को पता होगा कि जो ग्रामीण परिवेश होता है ना, वहां प्रकृति प्रेमी लोग रहते हैं, ना कि प्रकृति दोषी लोग। ठीक है ना? अब जैसे नेचर को नुकसान कहाँ से पहुंचाया जा रहा है? इंडस्ट्री से, सिटीज से, गांवों से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता बेटा, है ना? तो बस यही यहाँ समझाया जा रहा है कि जब प्रकृति का दोहन बहुत हो गया तो इन्हें समझ आ गया कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए? अब हमें पुनः प्रकृति को बचाने की ओर चलना चाहिए। और इन्होंने एक उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता का जन्म किया, उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया, जिसके कारण पुनः प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित कर पाए। क्लियर? अब यहाँ है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बेटा। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में हमें समझना हो, तो विस्तार पे बात की जाए बेटा। सबसे पहले ये देखिए, ये है हड़प्पा सभ्यता का उत्तरवर्ती क्षेत्र। मतलब यहां समझिए, ये रहा। क्लियर है? ये रहा बेटा उत्तरवर्ती क्षेत्र। ये हो जाएगा दक्षिणवर्ती क्षेत्र, ये पूर्वी, और ये पश्चिमी। क्लियर है? फिर से बता दूं मैं, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। अब पूर्वी क्षेत्र में क्या है? देखिए बेटा, हिंडन नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है बेटा? हिंडन नदी के किनारे। क्या बसा है हिंडन नदी के किनारे सर? आलमगीरपुर, जो वर्तमान में मेरठ जिले में स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्ववर्ती क्षेत्र क्या होगा बेटा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? मेरठ जिले में अवस्थित है। क्लियर है? ऐसे ही पश्चिमी क्षेत्र बेटा ये रहा, जो दासक या दसमक, कहीं कहीं इसे दसमक कहा गया, कहीं कहीं इसे दासक कहा। दासक नदी के किनारे है, जिसका नाम है सुतकांगे डोर। क्लियर? और दक्षिणवर्ती में है बेटा नर्मदा नदी, क्योंकि महाराष्ट्र में नर्मदा नदी है। और ये क्षेत्र है दाइमाबाद या दैमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में। क्लियर? ऊपर की ओर चलेंगे बेटा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में है मांडा। क्या है बेटा? मांडा, जहां नदी निकली हुई है चिनाब नदी। साथ ही साथ लंबाई और चौड़ाई दी गई। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये रही चौड़ाई और ये रही लंबाई। क्या है बेटा? 1400 गुणा 1600। आप कर सकते हैं, आपको आपका क्षेत्रफल
मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब कुछ पॉइंट हैं, कुछ की पॉइंट है जो ना चैप्टर ओरिएंटेड है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों। कौन से 3 देशों में? अब समझिए, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत ही ना सिंधु क्षेत्र से है। इसी कारण तो सिंधु सभ्यता कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? ऐसा तो है नहीं कि वो गंगा सभ्यता, ब्रह्मपुत्र सभ्यता, जी नहीं। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। यह लाइन या ये नाम एकदम क्लियर कर रहा है कि ना हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द, मतलब भारत और पाकिस्तान दो जगह तो मिल ही गई। ठीक है ना? अब कुछ की पॉइंट है, जैसे नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरतगुई कहाँ है? अफगानिस्तान में। क्यों है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर टच है। समझ रहे हैं? तो ये 3 क्षेत्र हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां हड़प्पा सभ्यता का क्या है बेटा? विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखेगा। समझिए, अपन ने लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, आपने लिखा, देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है ना? तो ये भाव चित्रात्मक नहीं। भाव चित्रात्मक में क्या होगा बेटा? भाव चित्रात्मक उस लिपि को कहेंगे, मानिए मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे जलेबी खानी है। क्या भाव आया बेटा? कि मुझे जलेबी खानी है, और मैंने जलेबी बना दी। समझ रहे हैं? मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे पुस्तक पढ़नी है, और मैंने ना एक पुस्तक बना के तैयार कर, मैंने एक किताब बनाकर तैयार कर ली बेटा, है ना? कर ली तैयार। क्यों? कि मुझे किताब पढ़नी थी, इसलिए मैंने तैयार कर ली। क्लियर है? तो जब ना दिमाग में जो भाव आए और हम उस भाव को वैसे के वैसा प्रकट कर दें, समझ रहे हैं, उसे हम कहाँ रखेंगे बेटा? उसे हम रखेंगे भाव चित्र आत्मक में। जो भाव आया और वैसा ही चित्र बनाया, वह हो चुकी भाव चित्रात्मक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? इसे दाएं से बायां लिखा जाए। हम ऐसे लिखते, इसे ऐसे लिखा, वहां से शुरू यहाँ। समझ में आया? अगर समझिए, एक बात और आप लोगों से करनी है कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आपको ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट के वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और अपने उन मित्रों तक शेयर करें जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ क्या है, इस लिपि के चिन्ह सैल खड़ी नामक पत्थर पर प्राप्त होते हैं। अब ये सैल खड़ी क्या था? सैल खड़ी क्या था बेटा? हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है समुद्र फैल। मतलब जैसे यहाँ से समुद्र है, पानी लेके आया, पानी के साथ कुछ और मिट्टी इट्टी लेकर आएगा, यहाँ आकर वो मिट्टी सूख जाए, और उस सूखी हुई मिट्टी को हम इकट्ठा कर लें, हाँ, और एक सांचे में ढाल लें, वही मिट्टी समुद्र फेन या सैल खड़ी कहलाती। क्लियर है? अधिकांशतः चित्र कहाँ बनाए गए बेटा? सैलखड़ी पत्थर पर बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न पुरावस्तुएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए बहुत सारी वस्तुएं मिली। पुरावस्तुएं मतलब पुरानी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें पहली है मोहरें। समझ में आया? मोहरें, सिक्का कह सकते हैं। ठीक है? मनके, ये मनके क्या है बेटा? ये मनके हैं, आपने देखा होगा हीरे में नगीना गाना है, याद आया हो तो। वो जो नगीने होते हैं ना, नगीने, जिन्हें हम लोग नग और बोल देते हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मनके के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? पैसे वाले लोगों को देखा होगा, 4-5 अंगूठी पहन के रखते हैं और वहां उन्हें लगा के रखते हैं, बोलते हैं ये रत्न है, जिनसे हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं। ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं बेटा मेहनत से, है ना? ऐसे अच्छे होते, तो बेचने वाले तो सबसे ज्यादा अच्छे रखते हैं अपने पास। ये सब बेकार की वाहियात बातें हैं।
आगे लिखा है बांट। समझ में आया? बांट। बांट मतलब आज भी हम कुछ वस्तु खरीदते हैं, लाइक मानिए आप गए सब्जी मंडी और आपने कहा भाई मुझे 5 किलो आलू दीजिए, तो वह एक लोहे का बांट रखेगा और 5 किलो आलू तौलेगा, अगर उसके पास डिजिटल तराजू नहीं। और अगर डिजिटल है बहुत अच्छे, कुछ ही नहीं करना है ना। पर पहले तो डिजिटल नहीं थे, तो पहले बांट थे। और ये जो बांट थे ना, इनका आकार था बेटा घनावा का। कैसा था? घनावा का। साथ ही साथ ये ना चर्ट नामक पत्थर के बने। किसके बने होते थे बेटा? चर्ट नामक पत्थर के बने होते। ठीक है। अब ये चर्ट क्या होता है सर? समुद्र में नदियों में आपने रेत देखा होगा, नदियों से जो आता है घर बनाने के लिए, उनके अंदर कुछ पत्थर मिलते हैं चिकने चिकने, वे ही पत्थर कहलाते हैं चर्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फलक आदि वस्तुएं ये बलूचिस्तान से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भारत के भूक्षेत्र के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर में तो पढ़ ही लिया, मांडा, हरियाणा, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, राजस्थान, राजस्थान में धौला, राजस्थान में क्या? धौलावीरा। क्या बेटा? धौलावीरा, जहां से जलाशय के साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर पढ़ ही लिया है ना। गुजरात लोथल, महाराष्ट्र दाइमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख, अब समझिए, ये तो ना पहले वे क्षेत्र लिए गए जहां हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। नीचे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल दो थे, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दुर्भाग्य की निशानी कहा जा सकता है कि हड़प्पा को क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा धीमे धीमे सने सने नष्ट कर दिया गया। जबकि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा ही था। पर दुर्भाग्य हड़प्पा सभ्यता का और हम लोग, नहीं तो आज हम लोगों के पास और भी बहुत ज्यादा जानकारी होती। क्लियर है? अब ये इंसिडेंट तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा नगर किस प्रकार से खत्म हुआ। हड़प्पा नगर की ईंटों का कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से प्रयोग हो रहा था वहां आसपास के घरों के लिए, सड़कों के लिए। फिर बचा हुआ किसने कर लिया? अंग्रेजी अभियंता या इंजीनियरों ने रेल की पटरी बिछाने में कर दी, खत्म हड़प्पा। ठीक है। आगे क्या है बेटा कि हाल ही के पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति में प्रारंभिक कृषक समुदाय लगभग 7000 बीसी अस्तित्व में था। और ये कृषक समुदाय पाया जाता था मेहरगढ़ में। कहाँ बेटा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया ना, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, वही है मेहरगढ़। आप लोगों ने, आपने तो नहीं, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने पढ़ रखा है कि भाई बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा ऐसा भाग है जहां सबसे पहले कृषि की गई? दैट्स इट, यह रहा। ठीक है, मेहरगढ़। आगे लिखा है बेटा हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके, कि लोग अपने जीवन को किस प्रकार जी रहे थे हड़प्पा सभ्यता में। लोगों की इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है ना। राजा हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे? अगर नहीं होते थे तो इतने बड़े नगरों का संचालन कैसे होता था? ये सारे प्रश्न यहाँ आएंगे, है ना। कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। चलिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों के मांस का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। अब पॉइंट समझिए, हमें भोजन में अनाजों के साक्ष्य मिले, हमें भोजन में फलों के साक्ष्य मिले, हमें भोजन वाले प्रमुख क्षेत्र में हड्डियों के साक्ष्य मिले, जिससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि उस समय का जो मानव था, हड़प्पा वासी जो लोग थे, वे मूलतः कैसे थे? सर्वाहारी। कैसे थे बेटा? सर्वाहारी। गुजरात लोथल से बाजरे के दाने प्राप्त हुए। ये कॉन्सेप्ट तो आज भी क्लियर कर सकते हैं हम। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरे की फसल कहाँ की जाती है? गुजरात और राजस्थान। और वे इतने एडवांस थे वो लोग कि उन्होंने भी बाजरे की फसल के लिए जो प्रमुख क्षेत्र चुना, वो कहाँ था? गुजरात था। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कि उत्खनन के दौरान हड़प्पा स्थलों से गेहूं, बाजरा, जौ आदि और भी बहुत सारी चीजें जैसे सफेद चना, मटर, है ना, इन सभी चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ मात्रा में चावल भी है।
इन सभी के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ना अपने आप में एक परफेक्ट सिविलाइजेशन था। फिर पतन, पतन क्यों हुआ? तो अब कुछ तो ना सस्पेंस रहना चाहिए, आगे भी तो पढ़ना है। यहाँ इसे क्लियर करेंगे, जब पतन पर आएंगे तब वो देखेंगे कि भाई इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होने के बाद इनका पतन क्यों हुआ, है ना? और हमें इनसे इतिहास, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, इतिहास ना लेसन लर्निंग है। मतलब भूतकाल में, आई मीन इतिहास में, आज से 500 साल पहले लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है, हमें उनसे सीखना है और चीजों को बदलना है। दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। बस यही इतिहास है, यही है इतिहास। समझ में आया? इतिहास वो नहीं है कि भाई राज सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ये नहीं है भाई। सम्राट अशोक ने प्रारंभिक समय में क्या किया, मध्यवर्ती समय में क्या किया, अंतिम समय में क्या किया, क्यों मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, क्यों मौर्य साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ। लर्निंग करनी है, हमें सीखना है। समझ में आया? वहां से वे पॉइंट लेने हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उतार पाए, अपने सोसाइटी में अप्लाई कर पाए, जिससे आगे बढ़ पाए। चलिए आगे बढ़। तो अब क्या है इसके बाद बेटा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कृषि और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले बात की जाएगी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि उस समय लोग ना और किसी फील्ड से धन का अर्जन करेंगे, और किसी फील्ड से और किसी क्षेत्र से अपनी तरक्की करेंगे। तो तरक्की के जो प्रमुख स्रोत हैं वे प्रौद्योगिकी है। वो तो आज भी है भाई, प्रौद्योगिकी उनके पास पहले थी, आज भी है। जिन्हें प्रौद्योगिकी समझ ना आए, एक मीम बहुत वायरल हो रही है, टेक्नोलॉजिया, दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कृषि तो पता ही है सभी को। पहले पॉइंट में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें और मृद मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, ये स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया। अब कैसे ये पता चला, समझ ना पॉइंट। मैं जब बचपन में था और मेरे जो दोस्त थे, हम लोग ना मिट्टी के ट्रैक्टर बनाया। मिट्टी के क्या बनाते थे बेटा? ट्रैक्टर बनाते। और जबकि आज का बच्चा क्या करता है, ये हम लोगों ने किया, ये मैंने, मेरे साथ वाले दोस्तों ने, यानी मेरी जनरेशन ने किया। आज की जनरेशन क्या करती है? आज की जनरेशन बेटा मोबाइल फोन बना, मिट्टी के नहीं, पर कैसे भी बनाए, किसी भी चीज से बनाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, वे क्या बनाएंगे? मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बनाएंगे। रीजन, रीजन है, समझिए रीजन। इस समय हम लोगों के लिए ट्रैक्टर ना एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट था कि भाई ट्रैक्टर चला, खेत जुत गए, फसल होने लगी। हमसे पहले वाली जनरेशन ना बैलों और बैलगाड़ियों से काम चला रही थी। तो ये इनोवेशन था जो गांवों में और दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ समय बाद आया। हम लोगों ने देखा, हमें लगा कुछ अलग है ना? मोबाइल फोन आज के लोगों के लिए अलग है। बिल्कुल ऐसे ही इस समय जब हल का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो हल के खिलौने बनाए गए, बच्चों ने खिलौने बनाए, लोगों ने बच्चों के लिए खिलौने बनाए। ये इस बात का स्पष्ट इंडिकेशन है कि हल ना कृषि का प्रमुख साधन था। अगर नहीं होता, मानिए हल से वो कृषि नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के लिए बनाएंगे। मतलब उन्हें पता है कि ये ऐसा बनाया जाएगा, बच्चों को खेलने दीजिए, हम तो कृषि ना ऐसे ही करेंगे बिना हल से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो वही चीज हमें खिलौने में प्राप्त होती है, जो हमारी सोसाइटी का ना हिस्सा होती है। सोसाइटी में जो चीज होगी वही खिलौने होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा पाकिस्तान का रेगिस्तान, वनावली जो कि हरियाणा में है, मिट्टी के हल्के साक्ष्य। अब मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से मिले? चोलिस्तान से मिले और वनावली से मिले। वनावली हरियाणा में है, जबकि चोलिस्तान राजस्थान, राजस्थान और पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र में है। क्लियर है? कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। कालीबंगन से और भी बहुत कुछ मिला है, जैसे कि काली चूड़ियां, काली चूड़ी,
पॉइंट समझिए। आज की क्लास ना नॉर्मल सी बेसिक क्लास है। इसे आप कह सकते हैं कि भाई आज की क्लास ना बेटा लेवल 1 की क्लास। मैंने ज्यादा फैक्ट को यहाँ नहीं रखा, जो इसेंशियल थे उन्हीं को जोड़ा। बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा जोड़ देता तो आप हो जाते कंफ्यूज और फिर बोलते कि सर वीडियो में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इतिहास को बहुत सरल करेंगे, बहुत सरल करेंगे, और यहाँ लाके पटक दी बहुत सारे फैक्ट, इन्हें कैसे खत्म करें। तो पहले हमें समझ विकसित करनी है, उसके बाद हम फैक्ट पढ़ें। क्लियर है? जब आपको पता चल जाएगा कि कालीबंगन एक नगर है जो हड़प्पा सभ्यता में स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, तो फिर आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे। अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां ना बारिश भी हो और गर्मी भी, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं बेटा अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की बेहद आवश्यकता पड़ जाती। समझ में आया? तो इससे एक और पॉइंट समझ आया कि या तो सिंचाई के लिए जलाशय होंगे, और अगर जलाशय नहीं होंगे तो नहरें होंगी जिनसे सिंचाई की जाए। तो इसी कारण धौलावीरा से जलाशय और सुरतगुई से नहरों के साक्ष्य भी मिले। क्लियर है? आगे बढ़। आगे बेटा लिखा है पशुपालन और शिकार। देखिए कृषि और प्रौद्योगिकी हो चुका, अब पशुपालन और शिकार में क्या है कि पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस और भी बहुत सारे जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिले। अब इन्हें हम पालते हैं तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये उस समय भी पालतू रहे होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजातियों जैसे जंगली सुअर, हिरन, इनकी हड्डियों के भी साक्ष्य मिले। अब जंगली सुअर और हिरन इन्हें पालतू तो नहीं रखा गया होगा, तो नॉर्मल सी बात है इन्हें आखेट आखेट के लिए आखेट के लिए रखते। आखेट मतलब शिकार, इनका शिकार किया जाता हो। पढ़ रखा है कि ये सर्वाहारी थे। कैसे थे? सर्वाहारी थे। तो इनका ये शिकार करेंगे, उसके बाद इनका भोजन करें। क्लियर है? चलिए आगे लिखा है पक्षी और मछलियों की प्राप्त अस्थियां वहां के निवासियों के मांसाहारी होने का संकेत करती हैं। सही बात। अब प्रश्न ये होना चाहिए कि सर एक बात बताओ, बकरी, भेड़, भैंस इनकी हड्डियां मिली, जंगली सुअर की हड्डियां मिली, हिरन की हड्डियां मिली, इनसे नहीं समझ आया कि ये लोग ना मांसाहारी थे। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से कैसे समझ आया कि ये मांसाहारी थे? तो बेटा भेड़ कहाँ रहेगी? जमीन पे रहेगी, तो अस्थियां भी जमीन पे मिलेंगी। समझ रहे हैं? अब जंगली सुअर कहाँ रहेगा? जमीन पे रहेगा, तो अस्थियां भी जमीन पे मिलेंगी। पर बेटा मछली की अस्थियां, जो मछली है ना मछली, अगर इसकी अस्थियां नगर के आसपास मिल रही हैं या नगर के भवनों के अंदर मिल रही हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि नगरों के भवनों के अंदर नदियां बह रही थी जहां मछलियां तैरती थी? बिल्कुल नहीं। मतलब इनका क्या किया जाता था? भोजन किया जाता था, इन्हें खाया जाता था। तो ये यह पॉइंट ना क्या बताएगा बेटा? ये पॉइंट बताएगा कि ये पूरी तरह क्या थे? मांसाहारी भी थे। है ना? मैंने पहले ही बता दिया कि सर्वाहारी थे। मानव मांसाहारी तो होगा नहीं। अब ये सभ्यता बनाकर रह रहे थे तो मांसाहारी तो अकेले होंगे नहीं, सर्वाहारी थे। खेती कर रहे थे, अनाज अनाज इनके लिए थोड़ी ना उगा रहे थे कि अनाज लाओ पहले हिरन और इन्हें खिलाते हैं फिर इन्हें हम खाएंगे। ये सर्वाहारी थे। जैसे कि आज का मानव है, आज का मानव तो पता नहीं कौन कौन सा हारी है ना? केवल सर्वाहारी नहीं, बहुत सारे हारी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी क्या? पॉइंट ये है कि हड़प्पा सभ्यता में सारे शहरी थे। अधिकांशतः परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में हम केवल शहरों को पढ़ते। पॉइंट ये है कि सर हड़प्पा सभ्यता के शहरों की स्थापत्य कला कैसी, शहरों को बसाया कैसे? जैसे आज के शहर ऐसे ही बसे थे या कुछ अलग तरीके से बसे थे? और अगर अलग तरीके से बसे थे तो किस तरह से अलग बसे थे? इस टॉपिक पर आज यहाँ हमें बात करनी। तो देखिए लिखा है कि नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता माना जाता है। नियोजित मतलब किसी भी नगर को बसाने के लिए एक योजना स्वरूप एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि नगर ऐसे ही स्थापित किए जाएंगे
क्लियर है? हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे होते थे। नंबर एक, दुर्गनुमा। ये दुर्गनुमा जो नगर होते थे ना, ये विशेष वर्ग के लिए थे, विशेष वर्ग। और इस विशेष वर्ग में स्पेशली आते थे पुजारी, आपसे पुजारी, है ना, इन लोगों के लिए थे। जबकि निज आवास वाले लोगों के लिए थे निचले शहर, निचले शहर। ये उन लोगों के लिए थे जो इकट्ठे रहते थे, जो आम जनता थी। आज भी होता है ना कि अगर नेता है या कोई वीआईपी है तो उसे ना Z+ सिक्योरिटी, हम लोगों को कहीं सिक्योरिटी है, ठीक है ना। यही सिस्टम उस समय भी था कि एक विशेष समुदाय दुर्गनुमा बस्ती में रहेगा, जो ना पूरे नगर को ऑपरेट कर रहा है, पूरे नगर को रन कर रहा है, चला रहा है। अगर वो खत्म हो गया तो नगर ही खत्म हो जाएगा। और जो आम जनता है, कृषक, मजदूर और छोटे व्यवसायी, वे कहाँ रहेंगे? वे निचले शहर में। क्लियर है? समझ आया? अच्छा, इन लोगों में एक चीज और है, मैंने यहाँ लिखा है कि नियोजित नगर। तो ये नियोजित नगर क्या थे? नियोजित नगर थे, ये ग्रिड सिस्टम पे गली और मोहल्लों को बांटा, ऐसे ग्रिड सिस्टम पे बटे। मतलब ये सड़क यहाँ, भवन यहाँ, भवन यहाँ, भवन ऐसे सब पैरल एक दूसरे के समांतर थे, बिल्कुल बगल बगल में, समझ रहे? आज की तरह नहीं कि भाई मेरा घर तो सर ये रहा और ये रहा मेरे पड़ोसी का घर, और चाहे जब मेरा पड़ोसी मेरी छत पे बैठ जाता है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा और पड़ोसी के घर की छत दोनों बराबर है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। और सभी घरों घरों तक क्या थी? जल निकास की बड़ी बेहतरीन व्यवस्था कर रखी थी। आगे पढ़ेंगे जल निकास के बारे में। देखिए, यहाँ दिखाया गया, ये स्ट्रक्चर देखकर आप समझ सकते हैं कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता, इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर, है ना, कितने बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये सभ्यता 5,000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है बेटा? 5,000 साल पुरानी। समझ रहे हैं? 5,000 साल पहले इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर, तो बहुत सोचने वाली बात है ना। ये है, इसे हम कह सकते हैं उस समय के नगर। नगर, ये रहा नगर, ये नगर की एक तस्वीर है। हालांकि ये खंडर है, आप कहेंगे कि सर नगर कहाँ है? बेटा 5,000 साल पुरानी बात है। हम लोगों के घर अगर 5,000 साल के लिए बंद कर दिए जाए ना, तो वहां केवल जमीन मिलेगी, ये कुछ भी नहीं। ये है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, आई मीन आज के समय का स्विमिंग पूल। समझिए कितने मॉडर्न थे वो लोग कि वे अनुष्ठानिक कार्यों के लिए, पूजा पद्धति के लिए, पूजा पाठ के लिए, जब सार्वजनिक तौर पर कोई पूजा पाठ किया जाता था, अनुष्ठानिक कार्य किया जाता था, तो वे सभी लोग यहाँ स्नान करने आते। ये ना सीढ़ियां हैं, और ऐसी ही सीढ़ियां इस ओर, ठीक है, यहाँ से नीचे आके स्नान करते थे और आगे बढ़ जाते। तो ये स्थापत्य कला है उस समय। आगे आगे बेटा बात की गई है निचला दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांशता क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या आवासीय परिवेश में निवास करती थी। इसी क्षेत्र में रह रही थी अधिकांश जनसंख्या, क्योंकि यह ना आम जनता के लिए बनाया गया। जबकि इसके विपरीत इन बस्तियों में क्या और था? नालियां और सड़कें ग्रिड पद्धति में थी। किन में? जहां आम जनता रह रही थी। आम जनता जहां रह रही थी, समझिए, जैसे ये रही एक गली, समझना, यहाँ बना है भवन, और भवन के बगल से, भवन के बगल से ये रही नाली, इस तरफ वाली। यहाँ एक और भवन बना है, और ये रही दूसरी, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आगे बढ़े, ये कट जाएंगे, इस ऐसे ही करके बनाए गए। यहाँ पहले भवन बने, ये बने, है ना, फिर इन्हें ऐसे बांट दिया गया, तो कुछ भवन यहाँ से फिर ऐसे बनेंगे, हाँ, इस तरह से बनाए गए। और इन भवनों को बनाने की जो विशेषता मानी जाती है, हड़प्पा कालीन समय की जो नगर नियोजन की विशेषता मानी जाती है ना बेटा, वो विशेषता यह है कि ये सभी भवन
ये सभी के सभी भवन ग्रिड पद्धति में थे और इन भवनों को तब बनाया जाता था, भवनों से पहले गलियां बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, उसके बाद भवनों की स्थापना की जाएगी। और भवनों के मुख्य द्वार कभी सड़क की ओर नहीं होते थे, सड़क से दूसरी ओर, है ना, सड़क की ओर नहीं होते थे। और पहले मंजिल तक, मतलब किसी के घर में जैसे 2 फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर तक कोई भी खिड़की नहीं, सेकंड फ्लोर से खिड़की दी जाएगी, जिससे जंगली जानवर, सांप या और असामाजिक तत्व आपको परेशान न करें। ठीक है ना। भूमिगत तलों पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी, समझ लिए, ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात की गई है बेटा जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पॉइंट हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वह है उनकी जल निकास व्यवस्था। क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकास की व्यवस्था बेहद उम्दा थी, बहुत ही बेहतरीन थी। समझ रहे हैं, मतलब पहले ये घर के पास ये छोटी नालियां, अब ये छोटी नालियां सीधी जाएंगी और यहाँ सड़क होगी, बड़ी सड़क, ये छोटी सड़क थी, ये बड़ी सड़क, ये नालियां इस बड़ी सड़क से टच होंगी और यहाँ एक बड़ा नाला होगा, ये नालियां वहां यहाँ से जाके अपना पूरा वेस्टेज इसमें डालेंगी और ये बड़ी नालियां पूरे शहर के बाहर ले जाकर उसे छोड़ दें। ठीक है। और यहाँ एक एक गलत एक गलती जो हड़प्पा कालीन समय के हड़प्पा सभ्यता के लोगों से हुई वो यह थी कि यहाँ से जाने वाले वेस्टेज को इन लोगों ने नदियों और जलाशयों में छोड़ा। कहा, नदियों और जलाशयों में, जिससे वहां के जल में क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ गया। यह भी इनकी पतन का एक बड़ा कारण माना जाता है। आगे, जल निकास प्रणाली की बेहद उच्च व्यवस्था थी, गलियों के समान ही, ये समान है, समान ही नहीं, समान ही नालियों की संरचना भी ग्रिड पद्धति पर ही, जैसी गलियां, गलियों के साथ ही नालियां। जो गलियों में ना भवन है वहां छोटी नालियां, जैसे ही भवन बाहर के मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे नालियों का साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे जल एक साथ प्रवाह हो जाए। ठीक है, आगे, लोथल में, या लोथल एक ऐसी बस्ती थी, समझिए आप, कि इन्हें ना जल निकास के लिए क्यों महारथी कहा जाता, जल निकास प्रणाली के लिए इन्हें इतना प्रभावी क्यों माना जाता है। लोथल में, मैंने बताया लोथल, लोथल में एक बस्ती या लोथल बस्ती में इनने ऐसा कर रखा था कि जो नालियां थी वे तो पक्की ईंटों से बनी हुई, जबकि वहां के भवन धूप में सुखाई हुई ईंटों से बने थे। मतलब उन्हें पता था कि हमें प्रमुखता देनी है जल निकास प्रणाली, दूषित जल को यहाँ से निकालना है, भवन तो कच्चे मकान, कच्ची ईंटों पर भी टिक ही जाएंगे। क्लियर है। जहां नालियां पक्की ईंटों से और मकानों को धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाया गया। क्लियर, आगे देखिए, ये रही, ये रही जल निकास प्रणाली। ये जो जल निकास प्रणाली है यह ना छोटी है, ये भवन है, मैंने बताया भवनों का मुख ना सड़क की ओर तो रहेगा नहीं, ये भी भवन है, इसका मुख भी यहाँ नहीं रहेगा, इसका मुख पीछे होगा, इसका मुख इसके पीछे होगा। समझ रहे हैं आप। और ये रही छोटी नाली, ये तो छोटे छोटे पत्थरों से ढककर रखा है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। और इसका मुख होगा इस तरफ, इसका मुख होगा इस तरफ, ऐसे बनाई जाती थी छोटी नालियां। और इन्हीं नालियों को मुख्य मार्ग से बड़ी नालियों द्वारा जोड़ दिया जाता था। ये जुड़ गई मान लो, ये मुख्य मार्ग से। ठीक है, फिर यहाँ से जल प्रवाह आगे बढ़ता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है अभी तक जो पढ़ा है, पता करें कि वास्तव में समझ आया या ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का समय काल क्या है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, जिससे आपको पता भी तो चले कि सर ने जो पढ़ाया वो समझ कितना आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, ये हल है बेटा, है, ये क्या है, हल। हल के टेराकोटा, टेराकोटा मॉडल मतलब खिलौना नुमा, छोटा, छोटा या खिलौना नुमा, खिलौना नुमा मॉडल कहाँ से मिला।
अभी बताया था, आप लोग ढूंढ पाएंगे इसे, है ना। विशाल स्नानागार का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता था, ये भी मैंने बता दिया था स्नानागार का। वस्तियों के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में घरों के आंगनों का उपयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता, ये ना बताया, केवल यही नहीं बताया। ये क्या है समझिए, आंगनों का काम क्या था, जो आंगन थे ना, वे ना मुख्यतः भोजन पकाने में काम आते, भोजन के लिए। जब बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता था तो भोजन कहाँ, आंगन में पकाए जाते थे। साथ ही साथ फसलों को फसलों को रखने, इन दो कामों में प्रयोग किया जाता था बेटा। किसका प्रयोग किया जाता था, आंगन। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, कला एवं शिल्प उत्पादन। अब बात होगी बेटा, देखिए, लोग कला और शिल्प उत्पादन, इन टॉपिक्स की बात कर दूं मैं, कोई भी कल्चर, कोई भी सिविलाइजेशन इस स्थान पर तब पहुंचती है जब वह विकसित सिविलाइजेशन हो, डेवलप्ड हो चुकी है। आप समझिए, अगर आपका पेट नहीं भरा है, पेट, है ना, तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के आर्ट का ख्याल आएगा, जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो ख्याल आएगा वो पेट भरने का है। जब आप पेट भरने से निश्चिंत हो जाएंगे तो फिर अब आप कोई नया आर्ट सीखने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसी चीजें जिन्हें हम भोग विलास की वस्तुएं कहते हैं, उनकी ओर अपना ध्यान अग्रसित रखो, ठीक है ना। वही यहाँ है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है चन्हू दड़ो। क्या है बेटा, चन्हू दड़ो। शिल्प उत्पादन के अंतर्गत मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, धातुओं की सफाई, है ना, और धातुओं का मिश्रण तैयार करना, मोहरें बनाना, मोहरों का निर्माण, वाट बनाना, वाट वाट वो वाट मत समझना, गांव वाले बच्चे समझ लें, जैसे वो भैंस के लिए जो वाट, वाट बेटा, तराजू पर जो वाट रखे जाते हैं, जो वजन रखा जाता है, वजन, या जो वेट रखा जाता है, वेट, वही है बेटा वाट, ठीक है। जैसे कार्य शामिल थे शिल्प उत्पादन में, मन के बेहद महत्वपूर्ण कार्य, मन के ना ऐश्वर्य या वैभव का प्रतीक माने जाते थे। इसी कारण मनकों के तीन प्रकार, बेलनाकार, चक्राकार और गोलाकार। तो इनकी जो पिक्चर रहेगी ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट ही दिखाऊंगा। वैसे तो चक्राकार ऐसे हो जाएंगे, चक्रनुमा, है ना, बेलनाकार ऐसे हो जाएंगे, पर यहाँ समझ नहीं आएगा, ये रहे गोलाकार, ऐसी आकृति में, है ना। पर मैं इनके रियलिस्टिक फोटोज आपको दिखाऊंगा जिससे आप इन्हें समझ पाए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं। नागेश्वर और बालाकोट। बालाकोट ध्यान आ गया होगा, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक आ गया ध्यान, वही बाला। तो नागेश्वर और बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर थे। मतलब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में शंख कहाँ से प्राप्त होते, नो डाउट शंख से बनी वस्तुएं नागेश्वर, बालाकोट, तो यही से होंगे। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो, लोथल और धौलावीरा में तैयार मनकों को इन नगरों से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों तक, ये तो ना था ही। हड़प्पा सभ्यता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पीक पर था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहाँ कहाँ से हो रहा था बेटा, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मोसोपोटामिया, ओमान, इन सभी जगह से हो रहा था, ठीक है ना। मोसोपोटामिया में ही, मोसोपोटामिया लेख का जो लेख है उनमें लिखा है नाविकों का देश, नाविकों का देश, या मेलुहा, इसके बारे में लिखेंगे ये दोनों शब्द, ये दोनों ही शब्द लिखे बेटा हड़प्पा सभ्यता के बारे, किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अब अगर ऐसे शब्द वहां लिखे हैं तो यहाँ की मुद्राएं, यहाँ के सिक्के यहाँ मिल रहे हैं, मतलब इनके बीच में व्यापार हो रहा। क्लियर, आगे, शंख कहाँ से प्राप्त हुए बेटा, नागेश्वर वाला को। नीले रंग के पत्थर, नीलमणि, सुरतगुई अफगानिस्तान, कार्नेलियन बड़ोच गुजरात, तेलखड़ी
दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। तांबा, खेतड़ी और ओमान। खेतड़ी से मुझे याद आया कि राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम है बेटा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ठीक है, क्या नाम है बेटा? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, याद रखना आप, है ना। और स्वर्ण ये पाए जाते थे, ये प्राप्त होते थे बेटा कर्नाटक में स्वर्णगिरी पर्वत से। स्वर्णगिरी पर्वत। ठीक है, आगे बढ़। अब ये है एक मोहर है, ये एक मोहर है आपके पास। किसकी मोहर है बेटा? मोहर है ये पशुपति नाथ की। किसकी है? पशुपति। ठीक है, ऐसी और भी मोहरें थी, कहीं एक सिंगी है, कहीं बैल है ना, कहीं पुजारी जी है दाढ़ी बनी हुई। ठीक है, इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मेरा काम ये था कि मुझे आपके लिए एक प्रारूप तैयार करना था कि चैप्टर का ये रहा प्रारूप, अब हम आगे इसे कैसे खत्म करेंगे। क्या लिखा है कि पशुपति नाथ की मूर्ति। पशुपति नाथ एक देवता को कहा जाता था जिनका नियंत्रण जंगल के सभी जानवरों पर है। इनका प्रमुख काम था जंगल के जानवरों को नियंत्रित रखना। अब जंगल का कोई जानवर रुष्ट है या आम जनता के निवास स्थान में प्रवेश करता है, तो उसे वहां से अलग करने के लिए किसकी उपासना करेंगे? पशुपति नाथ की उपासना करेंगे। कई सारे इतिहासकारों ने पशुपति नाथ को ही शिव कहा है। ठीक है ना, क्या कहा है बेटा? शिव कहा। अब ना इसके बाद देखिए, ये यहाँ एक हेडिंग है सुदूर क्षेत्रों से हड़प्पा वासियों के संपर्क के प्रमाण। मैंने बताया ना कि जैसे फारस की मुद्रा यहाँ मिली, सुमेरियन मुद्राएं यहाँ मिली, मोसोपोटामियन मुद्राएं यहाँ मिली। तो ये मुद्राएं इस बात का इंडिकेशन है कि वे सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में बहुत ज्यादा तालमेल और व्यापार था, जिसे हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट 2। कहाँ पढ़ेंगे बच्चा? पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास है। आप आशा करता हूँ आप सभी को जो भी मैंने पढ़ाया है बेहतरीन ढंग से समझ आया। अगर समझ नहीं आया है, नो डाउट आप मुझे वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ एक और विशेष बात, अगर आपको लगता है कि ना सर आपको ये चेंजेस करने चाहिए आपके पढ़ाने में ना, ये एक लेख है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, तो आप लोगों के लिए खुला इनविटेशन है। आप मुझे यही ना वो सारी चीजें बताएं जिनसे आपको समस्या लग रही, आपको लग रहा है सर इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जिससे मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में गारंटेड मैं कोशिश करूंगा उसे बहुत हद तक सुधारने की, है ना। तो ये वीडियो तो हो ही चुकी है, अब आप लोगों का एक काम बचा है। ये काम इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप भी हम लोगों का साथ देंगे ना, तो हम लोगों में थोड़ा सा ना और ज्यादा उत्साह जागेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहने का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और अपनी फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपको और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर में आपको किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है। जब भी वीडियो देखें फीडबैक जरूर दें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी फीडबैक को पूरा किया जाए, आपके द्वारा दी गई बात को पूरी तरह सुना जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।